नमस्कार, मैं आयुषी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक्स बातें कोरोना की में। पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस ने दुनिया भर में जो तबाही मचाई है, हम सभी इससे परिचित हैं और आज हम देख रहे हैं कि ये दुनिया तीसरी लहर की ओर आगे बढ़ रही है, जहां पर एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपना स्वरूप बदल लिया है और ओमिक्रॉन के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। धीरे धीरे ये हमारे देश में भी अपने पांव पसार रहा है। तो ओमिक्रॉन क्या है, किस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं, किस तरह से इस स्ट्रेन से बचाव किया जा सकता है, आज इन सभी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर कमलेश प्रसाद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, ये क्या है और क्या ऐसा हो जाता है कि एक वायरस जो है वो म्यूटेट कर जाता है और इस तरह से अपना स्वरूप बदल लेता है? देखिए, वायरस का ऐसा गुण ही है कि वो बार बार म्यूटेट करता है। हम लोगों ने जब से कोरोना वायरस आया, वो कई रूपों में आया। जैसे इसके पहले वाला था, उसका नाम डेल्टा ग्रुप था, जो काफ़ी तबाही मचाया, उसमें काफ़ी लोगों काल कलवित हो गए, बहुत सा लोग। उसी तरह से ये नया वायरस जो है, ये 24 नवंबर 2021 को डिटेक्ट हुआ साउथ अफ्रीका में। तो एक्चुअल में जब आया तो डब्ल्यू एच ओ के जो टैग ग्रुप हैं, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, उन लोगों ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया, जो आज तेज़ी से फैल रहा है। और हम लोगों को जिस तरह से उस वायरस से बचाव करना था, उसी तरह से ये इस वायरस से भी बचना ज़रूरी है। और बार बार जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस वायरस की, तो बाकी जो स्ट्रेन्स है, जैसे शुरू में ये डेल्टा वेरिएंट अभी आया था, तो उन सब से ये वेरिएंट अलग किस प्रकार से है? ये अलग इस प्रकार से है कि इसके जो लक्षण आ रहे हैं ना, इसको हम लोग 3 ग्रुप में बांट रहे हैं जी। और इसके ये ज़्यादा कॉन्टाजेनियस है, माने बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, लंबे लंबे ग्रुप को प्रभावित कर रहा है। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे ज़्यादा भीड़ भाड़ में है, खास करके जहाँ पे कोरोना जिस देश में हुआ है, वहाँ से आने वाले लोग ही और इसको बहुत तेज़ी से फैलाते हैं, और जिसके कारण से ये फैल रहा है। और इसके जो 3 मुख्य ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं इसके सिम्टम को। जैसे पहला हुआ कि एक कॉमन जो सिम्टम होता है, कॉमन सिम्टम जो हम लोग फ्लू का देखते थे या कोरोना में जो देखते थे, तो उसमें था कि बुखार होना है, हल्का सा तेज़ दर्द होना है, खांसी होना है, स्नीचिंग होना है, सर्दी होता है, इस तरह से लक्षण मिलते थे। लेकिन इसके जो सेकेंड लेस कॉमन इफेक्ट वाले जो लक्षण आ रहे हैं, उसमें है कि इसमें अंगुली का नीला पड़ जाना, उसमें भी हम लोग देखे थे कि टेस्ट का चला जाना, गंध का चला जाना, तो ये सब इस वायरस में भी आता है। दूसरा है कि जो सेकेंड टाइप का जो लक्षण इसमें मिलते हैं कुछ दिन बाद, उसमें है कि डायरिया हो जाता है। डायरिया का लक्षण तो हम लोग उसमें भी देखते थे, लेकिन डायरिया हो जाता है, बुखार होता है, तेज़ सिर दर्द होती है, गले में खराश होता है। उसके अलावा जो फिंगर हैं, जो अंगुली हैं या टो हैं, उनका कलर रंगहीन हो जाता है। तो ये दूसरे टाइप के एक सिम्टम मिलता है। तीसरा स्टेज जो इसमें आता है, उसको हम लोग बहुत सीरियस स्टेप मानते हैं। वैसी स्थिति में चेस्ट में पेन होना, सिर दर्द होना, बुखार का बहुत तेज़ होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ब्रेथलेसनेस होना और रोगी को बेचैनी महसूस होना। इस स्थिति में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने लगती है, और ऐसे स्थिति में इस हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और तुरंत जो है अपना चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए या अस्पताल में जाकर इसकी जांच करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में कॉमन कोल्ड जो है, फ्लू है, ये सब भी लगा रहता है, तो हम ये कैसे पहचाने कि हम कॉमन कोल्ड के शिकार हैं या फिर हमें कोरोना हुआ है? क्या कोई ऐसे विशेष कर लक्षण है इसके? अभी तो हम लोग प्रिकॉशनरी टाइप पर जिन लोगों को भी इस तरह से लक्षण मिल रहा है, या जो लोग का हिस्ट्री है कि ये बाहर से आए हैं और यहाँ पर आए हैं, तो उन लोगों को हम लोग ज़रा सा भी लक्षण आता है,
जैसे बुखार हुआ, खांसी हुई और अगर डायरिया के लक्षण मिलते हैं तो हम लोग उस पेशेंट को या इस रोगी को आइसोलेट करके उनका कोविड टेस्ट कराते हैं जी। तो कोविड टेस्ट कराने के बाद अगर वो निगेटिव है फिर भी उनको हम लोग कम से कम 10 से 12 दिन तक उनका वाच करते हैं। उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं होते हैं, अगर मोस्ट प्रोबेबली तो ठीक हो जा रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जिनको वैक्सीन लिए हुए हैं उन लोगों पर ये कम थोड़ा प्रभाव डालता है, उनके लिए ये कम मारक है। लेकिन जो वैक्सीन नहीं लिए हुए हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब जिसमें हम लोग को बच्चों वगैरह को बहुत साल बच्चों को नहीं पड़ा है, उनको बड़ी सावधानी से रखना चाहिए और बचाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, टेस्टिंग की आपने बात कही तो हम देख रहे हैं कि कई तरह के टेस्ट शामिल है कोरोना टेस्टिंग के लिए। कहीं एंटीजन है, आरटीपीसीआर है और भी कई तरह के टेस्ट हैं। तो अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो सबसे सूटेबल टेस्ट कौन सा रहेगा इसके डायग्नोसिस के लिए? सबसे सूटेबल में हम लोग आरटीपीसीआर भी अभी चल रहा है और उसका जीनोम सीक्वेंस जो है वो चेंज पता किया जाता है। उसके लिए तो हमारे झारखंड से लोग बाहर भेज रहे हैं जीनोम सीक्वेंस को पता करने के लिए। तो मेन कन्फर्मेटिव टेस्ट वही है, आरटीपीसीआर टेस्ट ही है। सर आप जीनोम सीक्वेंस की बात कह रहे हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और एक वायरस के रूप को पहचानने में किस तरह से मदद करती है? वायरस का जो जीन है उसी को हम लोग उसमें देखते हैं कि उस वायरस का किस तरह से जीन का सीक्वेंस जो है बदल रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो वो कन्फर्मेटिव टेस्ट हो जाता है ओमिक्रॉन वायरस के लिए। जी बिल्कुल। और सर जो लोग जैसे लक्षण पा रहे हैं, तो ऐसा कब हो कि कौन सा ऐसा स्टेज हो सकता है कि हाँ अब हमें कोरोना टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए? क्या ऐसा हम महसूस करें तो हम सोच ले कि अब कोरोना हमें हो सकता है, हम संदिग्ध हैं और हम जाएं टेस्टिंग के लिए? कॉमन कोल्ड है वो 3 से 5 दिन में चला जाता है जी। अगर 3 से 5 दिन तक बुखार परसिस्ट करता है और परेशानी बढ़ती जाती है और बाद में लक्षण आने लगते हैं, टेस्ट चले जाते हैं, गंध चले जाते हैं या डायरिया के लक्षण मिलने लगते हैं, तो कोविड टेस्ट कराना जरूरी होता है। जी बिल्कुल दर्शकों, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बुखार यदि 3 से 5 दिनों से ज़्यादा हो या और भी कोई सिम्टम उससे ज़्यादा दिनों तक रहे तो आप सभी जांच के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि जांच ही एकमात्र उपाय है कि हम जांच करें और इस बीमारी का इलाज कर सकें। तो चलिए परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। सबसे पहले अब हमें ये बताइए कि अवेयरनेस के तौर पर हम क्या क्या करें इस बीमारी से बचने के लिए? जनरल अवेयरनेस के तौर पर क्या करें? देखिए, अवेयरनेस इस बीमारी के प्रति बहुत हो गया है लोगों में जी। इतनी ज़्यादा 2 साल से लोग इस बीमारी के बारे में जान रहे हैं कि बहुत लोग जागरूक हो गए हैं। तो अवेयरनेस के लिए हम लोग यही है कि सब साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखिए, खान पान पर विशेष ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ वाले जगह में बहुत कम जाने का कोशिश करना चाहिए, और जो हम लोग मास्क लगाते हैं जिसके द्वारा ये फैलता है तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। और अभी तो चूँकि ठंडा का समय है तो जाड़े के दिनों में कम से कम सुसुम पानी वगैरह का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। नहीं है तो कम से कम रात्रि के समय में 1 गिलास या सुबह में सुसुम पानी ज़रूर लेना चाहिए। और अभी चूँकि मौसम बदल रहा है, ठंडा बहुत तेज़ी से आ रहा है, इसलिए बहुत से लोगों में इस तरह के लक्षण जैसे सर्दी खांसी बुखार के लक्षण अभी मिल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को सावधान रखना है और उससे बचने के लिए हम लोग अच्छा डाइट लें, हमेशा लिक्विड डाइट का प्रयोग ज़्यादा करें जो सुसुम हो। ठंडे आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। फ्रिज से का पानी वगैरह भी अभी नहीं लेना चाहिए, इससे आपको बचाव होगा। जी बिल्कुल सर, ये कहा जाता है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। तो ऐसे क्या चीज़ें हो सकती हैं जो लोग खाएं तो इस वायरस से बचे रह सकते हैं? देखिए, विटामिन सी हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है और पिछले भी 2 सालों में हम लोगों ने देखा है कि कोरोना वायरस से बचाव में विटामिन सी का बहुत प्रयोग किया गया। तो उसके लिए नेचुरल चीज़ों में हम ग्रामीण भाइयों को यही बोलेंगे कि अगर आपके पास नींबू है
तो प्रतिदिन नींबू का प्रयोग आप खाने में कर सकते हैं, उससे आपको विटामिन सी मिलेगा। नहीं है तो अभी आंवला का सीज़न बहुत है, गांव में या शहरों में आंवला तो आसानी से उपलब्ध है, तो कम से कम एक आंवला प्रतिदिन खाने से जितनी हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है वो मिल जाता है। उसी प्रकार अगर आंवला नहीं हो तो कम से कम 4 टमाटर में भी अगर सूप बना के लिया जाए या 4 टमाटर का प्रयोग किया जाए, उसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है और उससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके अलावा और भी हम लोग पेय पदार्थों में जैसे अधिक से अधिक हल्दी मिश्रित दूध का, हल्दी मिला हुआ दूध का जिसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के अगर लें तो उसके प्रयोग करने से हम लोगों को श्वास या खांसी से भी बचाव होता है। जी सर, ये हमने देखा है पिछले 2 सालों से हम इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि इस बीमारी की वजह से हमारे जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आया है। तो और ये किस तरह से बदलाव आया, क्या ओमिक्रॉन के वजह से और कुछ बदलाव आ सकते हैं? जैसे अगर देखा जाए तो अभी मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, तो क्या और कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं या फिर? बिल्कुल, अभी तो वायरस के विषय में स्टडी किया जा रहा है, इसको समझा बुझा जा रहा है कि ये कितना घातक है या किस तरह से है। उसके वैज्ञानिक लोग या टेक्निकल एडवाइज़र ग्रुप जो हैं उस पर अभी स्टडीज कर रहे हैं, और इसलिए हम लोगों को जो प्रिकॉशनरी पहले से जो करते आ रहे हैं उसको तो करना बहुत ज़रूरी है। उसको हम लोग करते रहने से हम लोगों का बचाव होगा। एक दूसरे से दूरी बना के रखने का जो हम लोगों का जो प्रथा बनाया गया है 2 साल में कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, उसको हमेशा याद रखना है और अपने हाथों को धोते रहना है। सबसे बेस्ट है, सैनिटाइज़र से अच्छा है कि कम से कम अपने साबुन से अपने हाथों को धोते रहें और सफाई पर ध्यान दें, तो हमें बहुत सी जो इस तरह की बीमारियां हैं उनसे बचाव होता है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन्स की अगर बात करें तो अभी वैक्सीन्स पर भी कई तरह के शोध चल रहे हैं और देखते हैं कि कितना कारगर ये ओमिक्रॉन पे होता है। आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो किस तरह से इस बीमारी से बच पाएंगे? देखिए, वैक्सीन जिन लोगों को लग गया है उनके लिए ये जो वायरस है वो कम मारक है। कम मारक माने मारक क्षमता थोड़ा प्रभावित कम करेगा, लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनके लिए तो सोचना पड़ेगा। उनकी अपनी स्थिति को देखनी होगी, बीमारी के प्रति सावधान रहना होगा ताकि वो इससे इन्फेक्टेड नहीं हो। लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिनको वैक्सीन पड़ गया है, उनको भी सावधानी से रहने की ज़रूरत है। फिर भी ऐसा माना जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं उन पर ये उतना मारक नहीं है, उन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मेडिसिन और थोड़ी सी दवाई से, थोड़ा सा परहेज़ से भी ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनकी स्थिति सीरियस बन सकती है और अस्पताल की सहायता लेना पड़ सकता है। इसलिए कम से कम जो बचे हुए हैं वो अपना वैक्सीन उनको ज़रूर ले लेना चाहिए ताकि हमें इस बीमारी से बचाव हो सके। सर, चूँकि हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो अभी एक ज़रूरी मुद्दा हो जाता है, बूस्टर डोज की बात चल रही है सर कि बूस्टर डोज लगाया जाएगा। तो क्या हमें बूस्टर डोज की ज़रूरत है, या आप ये भी बताएं कि बूस्टर डोज है क्या और कब इसकी ज़रूरत पड़ जाती है? देखिए, जो भी हम लोग 2 बार वैक्सीन ले चुके हैं और अभी जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो हमारे शरीर का एक इम्यूनिटी पावर जो बनता है, जो एंटीबॉडी बनती है, एक लिमिटेड के लिए बनती है। तो ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि उस पर काम चल रहा है कि इसमें बूस्टर डोज ज़रूरी पड़ सकता है। इसलिए बाद में उनको बूस्टर डोज लगाया जाए ताकि उनकी इम्यूनिटी और कुछ दिनों के लिए बन जाए, ताकि जो वायरस आवे और उसका इफ़ेक्ट कम हो सके। जी। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वैक्सीन्स इस वायरस पर कितनी कारगर साबित हो सकती है। कोरोना का कोई भी स्ट्रेन हो, लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए ये बीमारी कम घातक साबित हो सकती है और वो इस बीमारी से बच सकते हैं।
हमारी सरकार हमारे लिए अथक प्रयास कर रही है। सरकार ने हमारे बीच वैक्सीन्स लाकर अपना फ़र्ज़ पूरा किया है और अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सुविधाएं हमें मुहैया कराई जा रही हैं हम सब उन सभी सुविधाओं का भोग लें और साथ में सभी गाइडलाइंस का पालन करें। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने कहा, दवाइयों की आपने बात की, तो अगर जनरल तौर पर देखें तो कोरोना जिन लोगों को हो जाए तो किन तरह की दवाओं से उन्हें ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, मोस्टली हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो उनका सिम्टोमेटिक लक्षण है वो उसी का इलाज उसमें किया जाता है, उसी तरह की दवाई दी जाती है। अब जैसे बुखार है तो बुखार का दवाई दे दिया, किसी किसी में हम लोग एंटीबायोटिक का भी प्रयोग कर रहे हैं ताकि उनका स्थिति सीवियर नहीं बन पाए, ज़्यादा नहीं बन पाए। जहाँ तक रहा कि सबसे मूल रूप है कि बचाव, ताकि हम बीमार ही नहीं पड़े। इसीलिए सबसे ज़्यादा अधिक अगर ध्यान देने की चीज़ है तो बचाव पर ही ध्यान दें। अपना खान पान समय से रखें, नियमित रखें, ठंडे पदार्थों का प्रयोग कम करें, बासी पदार्थों का प्रयोग कम करें, मांसाहारी भोजन को थोड़ा कम करें और जो सुपाच्य भोजन हो उसको लें। लिक्विड फूड हम लोग बोलते हैं, आजकल ठंडे के दिनों में बहुत से बाज़ारों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश का प्रयोग किया जा सकता है। 1 चम्मच प्रतिदिन अगर च्यवनप्राश लिया जाए तो बहुत से खांसी सर्दी से हमें बचाव होता है, ताकि ये जो वायरस का प्रकोप ज़्यादा हम पर न पड़े और न वो हमें प्रभावित कर सके। इसलिए हम लोग को बचाव पर विशेष ध्यान देना है। जी सर, च्यवनप्राश तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है। आप क्योंकि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं सर, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि च्यवनप्राश जैसी और कई ऐसी चीज़ें आयुर्वेद में उपलब्ध हैं जो हमारे ऑल ओवर बॉडी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आंवला का मुरब्बा का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है कि हम लोग एक चित्रक खरीद के आता है हम लोग के यहाँ, उसको भी आप अगर प्रतिदिन 1 चम्मच प्रयोग करें तो उससे लाभ होगा। उसके अलावे अगर अभी हम लोग बोलते हैं कि ये व्याघ्र हरित की, उसका भी प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं, ताकि उससे 1 चम्मच अगर प्रतिदिन ले तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके अलावा बहुत सा काढ़ा है, जैसे हम लोग काढ़ा का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, तो उसके लिए हम लोग उसमें दालचीनी, तुलसी पत्र, स्वरस, गोल मिर्च और दालचीनी, इन चारों चीज़ों को मिलाकर बिल्कुल चाय जैसा अगर बना के प्रतिदिन 1 कप से 2 कप लिया जाए तो इससे इम्यूनिटी पावर भी बने रहेगी और सर्दी खांसी से बचाव होगा। खास करके बच्चों के लिए एक चीज़ बता दें कि एक बाज़ार में बनी बनाई आती है रसपीपरी, तो उनको अगर इस तरह के बीमारी से बचाना है या उनको बचाव करना है तो उसके लिए एक रसपीपरी का 1 टैबलेट प्रतिदिन माँ के दूध में अगर दें तो उससे बच्चों को बहुत बचाव होगा और उससे खांसी सर्दी बिल्कुल नहीं होगा। ये हम लोग छोटे से छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, कम से कम 5 साल के बच्चों तक दिया जा सकता है। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बच्चों का ग्रुप एक ऐसा ग्रुप हमारे बीच में है सर जिन्हें अभी वैक्सीन भी नहीं मिला है, तो इन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आपके बच्चों के जो माता पिता हैं, किस तरह से उनका ध्यान रखें? हमने इसीलिए आपको बच्चों के बारे में बताया, चूँकि ये लोग वैक्सीन इनको नहीं पड़ा है और उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है। बच्चों और बूढ़ों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, इसलिए जो भी पिछले साल जो भी वायरस आया था तो हम लोग बोलते थे कि बुजुर्ग हैं उन पर विशेष ध्यान रखिए और बच्चे पर भी ध्यान रखिए। तो इसलिए बच्चे को भी साफ़ सफाई पर ध्यान रखना है और ठंडा में या चूँकि ठंडा का दिन है इसलिए उनको बाहर खेलने से थोड़ा सा ठंडा में मना करना चाहिए। जब धूप निकल जाए तभी जाने देना चाहिए और उनको भी प्रतिदिन हम बताए थे कि अगर टैबलेट की आधी गोली प्रतिदिन माता के दूध में दें या मधु में दें तो इससे उनको बहुत बचाव होगा। इसके अलावा थोड़ी सी 1/4 चम्मच अगर च्यवनप्राश भी दिया जाए तो ये कोई नुकसान कारक नहीं है।
ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा और इससे लाभ होगा। सर एक और चीज़ है कि जो लोग कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, वो लोग अपना ध्यान किस तरह से रखें? उनको तो इस अवस्था में और विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। क्या है कि जिनको शुगर है और वो दवा ले रहे हैं, उनको वो दवा ले रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि अचानक शुगर बहुत डाउन हो जाता है, जो स्थिति बहुत ख़राब होती है। इसलिए हमेशा अपना ब्लड शुगर का चेकअप कराते रहें और दवा प्रॉपर मात्रा में लें। हम लोग तो बोलते हैं कि जो डायबिटिक हैं या जो ब्लड प्रेशर या हार्ट के रोगी हैं, उनको रात में कम से कम सोने से पहले थोड़ी सी गुड़ खा के सोना चाहिए, क्योंकि दवा लेने के बाद जो है ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे डाउन होता है। और ऐसा देखा गया है कि 4 बजे या 3:30 बजे भोर में बहुत से जो कोमॉर्बिड जो हैं, पहले से जो बहुत सी बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, और वो बाथरूम जाते हैं और पेशाब करते हैं, पेशाब करने के बाद अचानक आके सोते हैं, तो देखते हैं कि पता लगता है कि कई लोगों को हार्ट अटैक वगैरह इस तरह से हो जाता है। इसका कारण यही है कि ग्लूकोज जो है, जो शुगर लेवल अचानक बहुत डाउन हो जाता है, तो हार्ट मसल्स को नहीं मिल पाता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना हम लोग देखते हैं कि जाड़े के दिनों में सुबह में ही होता है, 3:30-4 बजे भोर में अधिक हुआ करता है। इसलिए उनको खास से बचाव, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर रात में जब वो उठें, बाथरूम जाए, तो और कुछ नहीं हो तो कम से कम आधा गिलास पानी ज़रूर पी लेना चाहिए। इससे उनको बचाव होगा। और रात में सोते समय कम से कम एक छोटी सी गुड़ का टुकड़ा अगर साथ में लेते हैं तो इससे भी उनको बचाव होगा और मिलेगा। उसके अलावा जो हार्ट के रोगी हैं, उनको कम से कम प्रतिदिन अर्जुन का काढ़ा अगर 1 चम्मच 30 ml की मात्रा में रोज़ प्रतिदिन शाम में लें तो बहुत फ़ायदामंद रहता है। अगर जो नहीं ले सकते हैं तो उसका बना बनाया टैबलेट आया है, कैप्सूल आया है, उसको भी आप प्रतिदिन जाड़े के दिनों में ले सकते हैं। उससे आपको ब्लड प्रेशर में भी बचाव होगा, हृदय का भी बचाव होगा और थोड़ा सा डायबिटिक में भी प्रभाव होगा। लेकिन डायबिटिक के रोगी जो हैं वो अपना दवा शुगर का लें, ब्लड प्रेशर का दवा लें, उनको लेना चाहिए। जी सर, एक और सेक्शन है गर्भवती महिलाएं जो हैं, वो किस तरह से अपना देखभाल करें इस सीजन में? गर्भवती महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना संतुलित आहार लें, संतुलित भोजन आहार लें और बीमार पड़ने से बचें। बीमार पड़ने से कैसे बचेंगे, तो उसके लिए जो भी बताया गया है, आप समय पर खाना खाइए, गरिष्ठ आहार नहीं लीजिए, मांसाहारी भोजन हम लोग तो मना करते हैं, नहीं लें, हाईली प्रोटीन युक्त लाइट जैसे अंडा वगैरह भी दिया जा सकता है, लेते हैं लोग, लिया जा सकता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में जो हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर का सूप वगैरह लेना उनके लिए फ़ायदेमंद है, पालक की सब्जियां लेना फ़ायदेमंद है, मछली का भी जो मांसाहारी है मछली का प्रयोग कर सकती हैं गर्भवती महिलाएं। उसके अलावा 1 चम्मच गाय का घी उनके लिए हम लोग सूटेबल मानते हैं। प्रतिदिन अगर 1 चम्मच गाय का घी लें तो उससे भी उनको बहुत राहत मिलेगी और उनसे उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। सर हमारे पास समय बहुत थोड़ा सा बच रहा है, इसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जाते जाते हमारे दर्शकों को आप कुछ ऐसा संदेश दें कि ये जो नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन हमारे बीच में उपस्थित है उससे वो बच सकें। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो नया ओमिक्रॉन वायरस आया है उससे बचने के लिए जो हम लोग पहले बता चुके हैं, सामाजिक भीड़ भाड़ जगह में नहीं जाएं, स्वच्छता पर ध्यान दें और वैक्सीन अगर नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लें। उनको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ले लीजिए। मास्क का प्रयोग अगर भीड़ भाड़ में जाते हैं तो अवश्य करिए और अपने खाने पीने का ध्यान दें, बाहर का खाना कम ही प्रयोग करें। ख़ास करके मैं नवजुवकों से कहना चाहता हूँ कि वो जब भी बाहर जाएं तो अपना बचाव स्वयं करें, इसके लिए दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं और अपने हाथ का साफ सफाई अवश्य करें। तो दर्शकों, आज के इस अंक में आपने देखा कि
ओमिक्रॉन स्ट्रेन अब हमारे बीच उपस्थित है, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान दें तो इस स्ट्रेन से भी बच सकते हैं। और मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी वैक्सीन ज़रूर लगाएं। अगर किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दे तो जांच के लिए अवश्य जाएं और समय समय पर चिकित्सक से परामर्श लेते रहें। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।